हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे सीटेट, अस्टेट, रीट या डीएसएसबी की तैयारी कर रही हैं तो उन सभी एग्ज़ाम में साइकोलॉजी पूछी जाती हैं। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, इनके अलावा भी उन सभी में साइकोलॉजी पूछी जाती हैं। और साइकोलॉजी के मैक्सिमम जो टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं। कुछ टॉपिक अलग हो सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लगभग सेम पूछे जाते हैं। तो आज हम साइकोलॉजी का जो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। व्यक्तित्व क्या होता है? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगी। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र को भी ज्वाइन कर लीजिए। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व वो होते हैं जो हम बाहरी रूप से ना दिखा करके और सच में जो गुण, विशेषता या फिर हम अपना व्यवहार करते हैं या फिर जो हमारे संबंध है उसमें हम किस प्रकार से उसको एडजस्टमेंट करते हैं, वो सब होता है व्यक्तित्व। उसमें गुण, विशेषताएं भी अंकित की जाती हैं। क्या क्या उसमें गुण है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, जो सभी व्यक्ति भिन्न भिन्न करते हैं। क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल है, हर इंसान व्यक्तिगत रूप से अलग हैं, एक दूसरे इंसान से अलग हैं। तो हर इंसान में अलग अलग गुण होंगे, अलग विशेषताएं होंगी और जो उसकी परिस्थिति हैं उसके हिसाब से वो अलग व्यवहार करेगा। और जो पारस्परिक संबंध हैं, चाहे फैमिली से हो, चाहे अदर फ्रेंड से हो, किसी से जो भी अपने संबंध है उसकी दृष्टि से वो विशेष महत्व रखता है। क्योंकि इंडिविजुअल रूप से हर इंसान अलग है तो अलग अलग गुण होंगे, तो उसकी हर की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व भी अलग होगा। तो ये व्यक्तित्व अगर आपको पूछ ले तो व्यक्तित्व भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम ही व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व क्या होता है? जो इंसान के गुण हो, चाहे दोष हो, कोई भी हो, या फिर वो अपना फैमिली में या जहाँ भी वो रहता है या काम करता है वह किस प्रकार एडजस्टमेंट करता है, किस प्रकार वो व्यवहार करता है, अपने संबंध को किस प्रकार बनाए रखता है, ये सब उसका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व होता है वो बाह्य और आंतरिक सभी गुणों का मिश्रण है। जैसे कि वो आंतरिक रूप से किस प्रकार एडजस्टमेंट करता है, या फिर इमोशनल रूप से कितना स्टेबल है, या फिर और भी वो जितने भी आंतरिक रूप से और जो बाह्य गुण हैं जो उसको बाह्य रूप से हमें उसको देख करके हम पहचान लेते हैं, वो सब गुण, लक्षण या फिर उनकी समाज में जो पहचान बनी है वही व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। जो समाज में, क्योंकि समाज में वो हर रोज जो काम करता है, हर रोज वो अपना व्यवहार करता है, एडजस्टमेंट करता है, वही उसकी पहचान है, उसको वो छुपा कर नहीं रख सकता। तो क्या है व्यक्तित्व? कि उसके आंतरिक जो इंटरनल है और जो बाह्य है, दोनों का जो मिश्रण है वो उसका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। अब देखते हैं ये पर्सनैलिटी शब्द का क्या अर्थ है। पर्सनैलिटी शब्द है ये व्यक्तित्व का इंग्लिश में पर्सनैलिटी है और उसका हिंदी में क्या अर्थ है? व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व शब्द है, पर्सनैलिटी, ये लैटिन भाषा की पर्सोना से लिया गया है। तो ये कहाँ से है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है, पर्सोना से। और जो लैटिन भाषा में जो पर्सोना है उसका क्या अर्थ है? नकली चेहरा, मुखौटा या फिर नवाब। क्योंकि एक दिन पर्सनैलिटी को अपने आप को चेंज करके रख सकते हैं, नकली बनाकर रख सकते हैं, लेकिन जो हर रोज का जो डेली रूटीन होता है उसमें पर्सनैलिटी दिखाई देती है कि वो किस प्रकार रूटीन में काम करता है, एडजस्टमेंट करता है, वो सब उसका व्यवहार होता है, उसका व्यक्तित्व होता है। लेकिन जो पर्सन है उसका अर्थ है कि जो नकली चेहरा होता है, जो मुखौटा होता है, नकाब होता है, उसको ही व्यक्तित्व कहते हैं। क्योंकि एक दिन में एक इंसान की पर्सनैलिटी नहीं जांची जा सकती, तब वो अपना नकली चेहरा या मुखौटा भी बनाकर रख सकते हैं। और व्यक्तित्व की परिभाषा भी देखते हैं। जो वॉटसन है, वॉटसन व्यवहारवादी हैं। वॉटसन ने कोई भी चीज की परिभाषा दी है तो उसको खुद के जीवन में या जो पर्सनैलिटी है, व्यवहार है,
उसमें जोड़ कर के उसकी परिभाषा दी है। तो इनकी परिभाषा को आपको जब भी व्यवहार के रूप में कोई भी परिभाषा हो तो आपको वॉटसन ध्यान रखना है, क्योंकि वॉटसन व्यवहारवादी के जनक हैं। उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तित्व की परिभाषा देते हुए कि हम जो भी कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, क्योंकि संपूर्ण दिन की जो दिनचर्या है, जो रूटीन है, जो हम व्यवहार करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, बाह्य रूप से या फिर हमारे आंतरिक रूप से कितने स्टेबल हैं, वो सभी काम या फिर वो सभी तत्व हमारी पर्सनैलिटी हैं, व्यक्तित्व हैं। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तित्व वातावरण और वंशानुक्रम, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का प्लस है या फिर गुण है। तो ये आपको चार ऑप्शन देकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे कि इन्वायरमेंट प्लस हेरिडिटी, लेकिन प्लस नहीं है वो। इन्वायरमेंट प्लस हेरिडिटी नहीं है, इन दोनों का गुणनफल है। जो वातावरण में हमारे साथ क्या हो रहा है या फिर हमें जो बाय बर्थ जो हेरिडिटी है, इनसे हमें क्या मिला है, उन दोनों का मिक्सचर होगा व्यक्तित्व में। तो आपको व्यक्तित्व ध्यान रखना है कि जो भी हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, अब हमें समाज में किस प्रकार का वातावरण मिल रहा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमें जो बाय बर्थ जो हेरिडिटी के रूप से हमें जो माता पिता के गुण हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तित्व इन दोनों का मिक्सचर है, गुणनफल है। तो दोनों का क्या है, मिक्सचर है, गुणनफल है। तो इन दोनों का गुणनफल याद रखना है, ना कि ये दोनों जोड़ हैं, जमा हैं। तो इनमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखना। आगे क्या है, व्यक्तित्व। जो व्यक्तित्व है इसकी जो एडलर हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसकी परिभाषा दी। उसकी पुस्तक है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल होता है हर इंसान दूसरे इंसान से फिजिकली, मेंटली, इमोशनल सभी रूप से वो एक दूसरे से अलग हैं, यही होता है इंडिविजुअल। अगर आपने हमारे इंडिविजुअल टॉपिक को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि हर इंसान दूसरे से किस प्रकार इंडिविजुअल रूप से अलग है, या एक टीचर के रूप में आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है कि वो इंडिविजुअल रूप से एक बच्चे के साथ किस प्रकार व्यवहार करें। तो ये आपको इंडिविजुअल रूप से हर बच्चा एक दूसरे से अलग होगा, उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना है। तो ये इंडिविजुअल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको इस टॉपिक को भी देखना ना भूलें। जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी है ये किसकी बुक है, एडलर की। तो एडलर एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी बुक है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। उन्होंने उस पुस्तक में व्यक्तित्व को, जो पर्सनैलिटी है उसको जीवन जीने का ढंग बताया कि किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल रूप से हर इंसान अलग है तो उसका जीवन जीने का ढंग भी अलग होगा। तो ये सबसे पहले व्यक्तित्व के रूप में जो पुस्तक थी इंडिविजुअल साइकोलॉजी, उसमें एडलर ने व्यक्तित्व के जीवन जीने का ढंग बताए हैं। तो आपको ये पूछ ले कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी किसकी बुक है, तो एडलर की है। और अगर ये पूछ ले कि जो व्यक्तित्व के जीवन जीने के ढंग हैं ये कौन सी पुस्तक में है, तो ये है इंडिविजुअल साइकोलॉजी पुस्तक में। व्यक्तित्व है वो उसको प्रभावित कौन कौन से कार्य करते हैं, क्यों करते हैं प्रभावित, क्योंकि हर इंसान दूसरे से अलग है। तो अलग क्यों है, उसका वातावरण उसको प्रभावित करेगा, उसका जो समाज है, उसका जो आस पड़ोस है वो उसको प्रभावित करेगा, और जो उसको हेरिडिटी है, जो उसका वंशानुक्रम है वो भी उसको प्रभावित करेगा। तो इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। वातावरण, इन्वायरमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस वो इन्वायरमेंट में रहेगा उस प्रकार से वो अपने आप को एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। जिसका संबंध व्यक्ति के आस पड़ोस, आसपास के वातावरण और समाज से होता है। जिस समाज में रहेगा उस प्रकार से बोली बोलना सीख जाएगा, उस प्रकार का उसका रहन सहन हो जाएगा, उस प्रकार का खान पान, क्योंकि वातावरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वातावरण का व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा योगदान है। कैसे हैं, जैसे वो परिवार में रहता है तो एडजस्टमेंट ना करे तो भी छोटा बच्चा चल जाएगा, लेकिन जब वो विद्यालय में जाता है तो उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ
तो उस बच्चे को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। यही है हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हर परिस्थिति के अनुसार, हर कंडीशन के अनुसार अपने आप को एडजस्टमेंट करना होता है, चेंज करना होता है। आस पड़ोस और मित्र मंडली, जो फ्रेंडली सराउंडिंग है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है उसमें एक टीचर बच्चे का इस प्रकार अंदाजा लगा सकता है कि वो उसकी मित्र मंडली कैसी है, उसके हिसाब से वो उस बच्चे को भी जज कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो वातावरण में कौन कौन से होंगे? वातावरण में सबसे पहले होगा उसका परिवार, कि उसकी फैमिली में किस प्रकार का उसको वातावरण मिला है, उसके हिसाब से उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। या क्योंकि छोटा बच्चा जानता नहीं है, वो अनुकरण करके सीखता है। जिस प्रकार उसकी फैमिली में चल रहा है या फिर जो भी करते हैं, वो बच्चा उसका अनुकरण करता है, उस प्रकार से वो सीख जाता है। बाद में उसको जब वो विद्यालय जाता है तो उसको विद्यालय में शुरू शुरू में कठिनाई होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि वो फैमिली में एडजस्टमेंट करना नहीं जानता, कोई काम नहीं जाता, तो उसकी मम्मी या फिर उसकी जो फैमिली में है वो उसको सहारा दे देते हैं, उसको करा देते हैं। लेकिन विद्यालय में जाता है तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, खुद को काम करना पड़ता है, तब उसका वातावरण के हिसाब से उसका व्यक्तित्व अलग हो जाता है, क्योंकि उसको उस समाज के वातावरण में अपना संबंध, जो टीचर से उसका संबंध है वो अलग हो जाता है। आस पड़ोस और उसकी फिर अलग स्कूल में जाने के बाद मित्र मंडली बन जाती है, उसका फ्रेंडली सराउंडिंग। तो व्यक्तित्व में प्रभावित करने वाले कारक में सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है वातावरण, कि उसको इन्वायरमेंट, बच्चे को या फिर किसी भी इंसान को कैसा इन्वायरमेंट मिला, उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जा सकता है। आगे देखते हैं वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वह गुण जो बालक में व्यक्ति को अपने माता पिता या फिर उसके पूर्वजों से मिला है। तो ये आपको जो वंशानुक्रम है, जो विकास और वृद्धि टॉपिक है, तो ये नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के और विकास और वृद्धि भी टॉपिक देख लीजिए, क्योंकि आप अगर बीएड में हैं तो भी ये बहुत ज़रूरी है, या फिर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वो बहुत ज़रूरी है कि वंशानुक्रम वातावरण किस प्रकार प्रभावित करता है, या फिर विकास और वृद्धि में किस प्रकार प्रभावित करता है। इन सभी बातों को जान कर के ही हम आगे के टॉपिक को समझ सकते हैं। ये जो विकास और वृद्धि होता है, ये साइकोलॉजी में बेस का काम करते हैं, तो इनको जानना भी जरूरी है। जो बालक या उसका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का हुआ, या तो उसके माता पिता से मिला होगा या उसके पूर्वजों पर है। कई बार कहते हैं कि ये बच्चा है, ये अपने दादा पर चला गया, मतलब दादा के जैसा है, कुछ कुछ गुण दादा के जैसे है इसमें, या फिर दादी के जैसे हैं, तो उसके पूर्वजों में। और बहुत से बच्चे होते हैं जो उसके बच्चे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसका बच्चा है या उसकी बच्ची है, तो वो गुण उसको वंशानुक्रम रूप से प्राप्त हुए हैं, हेरिडिटी से प्राप्त हुए हैं। तो व्यक्तित्व किन का मिक्सचर है? इन्वायरमेंट का और वंशानुक्रम। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का गुणनफल है व्यक्तित्व। तो इन दोनों को ध्यान रखना है कि वातावरण किस प्रकार का बच्चे को मिला है, किस प्रकार उसकी हेरिडिटी है, इन दोनों का मिक्सचर ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है, या व्यक्तित्व उसको हमें देखने को मिलता है। इसीलिए उसका इन्वायरमेंट भी चेंज हो सकता है, अलग अलग होता है, और वंशानुक्रम अलग अलग होता है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर इंसान में पाए जाते हैं। अब देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार कितने हैं, कि कौन कौन सी, किस इंसान ने क्या प्रकार से व्यक्तित्व को डिवाइड किया है, बांटा है। सबसे पहले जो हिपोक्रेट्स हैं, इन्होंने 400 BC में प्रथम वर्गीकरण अपने कृति में नेचर ऑफ मैन, नेचर क्या होता है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, वो मैन की किस प्रकार है, ये सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को शारीरिक द्रव्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा है, कि शरीर के द्रव्य के हिसाब से। क्योंकि जब भी कोई काम करता है सबसे पहले तो वो चाहे एक पक्ष देखें, उन्होंने शारीरिक द्रव्य देखे हैं, लेकिन पहला कोई काम करना होता है वो उसकी अपने आप में अच्छा काम है, क्योंकि किसी ने शुरुआत तो की कि व्यक्तित्व किस प्रकार बांट सकते हैं, किस प्रकार हो सकता है,
व्यक्तित्व पर इससे पहले नेचर ऑफ द मैन से पहले शायद किसी ने काम नहीं किया होगा, या किया है तो उसको बुक के रूप में, प्रूफ के रूप में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले जो हिपोक्रेट्स हैं, इनको ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व के प्रकार में सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया, तो नेचर ऑफ मैन में हिपोक्रेट्स ने। और कब किया, 420 में किया था सबसे पहले। तो इनको ध्यान रखना है। फिर किन किन के रूप में किया, तो ये भी हम देखते हैं। इन्होंने 4 भागों में व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को बांटा। पहले कहा कि जो काले पित्त वाले हैं उनको अलग पर्सनैलिटी होगी उनकी, जो पीले पित्त वाले हैं उनकी अलग होगी, जो कफ या श्लेष्मा वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व अलग होगा, जो रुधिर प्रवृत्ति वाले हैं उनकी अलग होगा। तो सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने 420 में 4 भागों में, 4 प्रकार में शारीरिक धर्म के हिसाब से व्यक्तित्व को बांटा था। तो पहले हैं काले पित्त वाले। तो इन्होंने कहा जो काले पित्त वाले इंसान होते हैं वो उदास बहुत रहते हैं, सैड रहते हैं, उदास रहते हैं चाहे कोई रीज़न हो या ना हो, मतलब निराशावादी हैं। वो अपने आप को पॉजिटिव रूप से व्यक्त नहीं करते। तो आपसे पूछ ले कि जो सबसे पहले हिपोक्रेट्स हैं, इन्होंने जो 4 भागों में बांटा था उसमें जो काले पित्त वाले थे वो किस प्रकार के इंसान थे, वो उन्होंने कहा कि वो उदास रहते हैं, वो हर चीज़ को नेगेटिव वे से देखते हैं, निराशावादी देखते हैं, चाहे कोई आशा की किरण भी दिखाई दे लेकिन उसमें भी वो निराशावादी रूप से सोचते हैं या फिर देखते हैं। आगे देख, उन्होंने कहा कि जो पीले पित्त वाले हैं, जो पीले पित्त वाले हैं वो गुस्सेल, चिड़चिड़े होते हैं। उसको अच्छा काम हो तो भी वो चिढ़ेंगे और बुरा हो तो चिढ़ेंगे। तो उसका जो स्वभाव होगा वो अच्छा नहीं होगा, चिड़चिड़ा होगा। तो जो काले पित्त वाले थे वो तो निराशावादी थे, उदास थे, और जो पीले पित्त वाले हैं वो चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। तो इसके हिसाब से इन्होंने बांटा। और जो कफ और श्लेष्मा वाले हैं वो क्या हैं, निष्क्रिय हैं, इनएक्टिव हैं। वो कोई भी काम में ये नहीं चाहते कि ये मैं करूं या फिर इसको अलग रूप से, क्रिएटिव रूप से करूं, कुछ अलग करने की सोच उसमें नहीं होती। हर चीज़ में निष्क्रिय रहते हैं कि हम नहीं करते, हमारे बस की ये बात नहीं है, हम कुछ भी नहीं करना चाहते, इनएक्टिव, निष्क्रिय। तो जो काले पित्त वाले थे वो निराशावादी थे, हर चीज़ में निराशा ढूंढते थे, उदास रहते थे, सैड रहते थे। और जो पीले पित्त वाले हैं वो चिड़चिड़े हैं, हर बात में चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा था। जो कफ और श्लेष्मा वाले हैं उसको इन्होंने कहा कि वो निष्क्रिय हैं, इनएक्टिव हैं, कोई भी चीज़ में वो भाग नहीं लेते, एक्टिव नहीं रहते। और जो रुधिर प्रवृत्ति वाले हैं वो सबसे अच्छे हैं। एक तो वो प्रसन्न रहते हैं, कोई भी उदास की बात हो लेकिन वो अपने आप को उसमें भी एडजस्टमेंट करके कोई न कोई आशावादी चीज़ ढूंढ लेते हैं, अपने आप को आशावादी रखते हैं। तो ये सबसे अच्छे व्यक्ति हैं रुधिर प्रवृत्ति वाले, कि वो हर चीज़ में पॉजिटिव सोचते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ये हैं काले पित्त वाले, तो निराशावादी थे, वो हर चीज़ में निराशा ढूंढते थे। जो पीले पित्त वाले थे वो गुस्सेल, चिड़चिड़े थे, इरिटेट, हर चीज़ में वो इरिटेट रहते थे। जो श्लेष्मा या कफ प्रवृत्ति वाले इंसान थे वो अपने आप को इनएक्टिव या भी शून्य भाव रूप से रहते थे, कि कोई काम में रुचि ना रखने वाले। जो रुधिर प्रवृत्ति वाले थे सबसे अच्छे इंसान थे, कि वो प्रसन्न रहते थे और हर चीज़ में पॉजिटिव व्यू देते या फिर पॉजिटिव रहते, कि हर चीज़ में कोई न कोई आशा या आशा की किरण दिखाई देती। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई भी साइकोलॉजी का टॉपिक समझ नहीं आ रहा या फिर आपको वो प्रोवाइड नहीं हो रहा उसका मटेरियल, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि हमने साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक करवा दिए हैं लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, तो वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको आज हमने करवाया था पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। क्या होती हैं पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व? पर्सनैलिटी व्यक्तित्व होता है कि हर इंसान
इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से हर इंसान अपने आप को एडजस्टमेंट करता है, चाहे वो शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार से अपने आप को एडजस्टमेंट करता हो, या फिर अपने फैमिली अपने सराउंडिंग वो जिस प्रकार का व्यवहार करता है वो उसका व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व है इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं कि पहला है उसका वातावरण, उसको इन्वायरमेंट कैसा मिला। जैसे कोई बच्चे को रिच इन्वायरमेंट मिला कि बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने का मौका मिला, उसको उसकी फैमिली है वो उसका ध्यान रखते हैं कि उसने कितना काम किया या नहीं किया, तो ये सब उसको कैसा इन्वायरमेंट मिला। एक बच्चा है उसको उसको पूरा इन्वायरमेंट मिला, उसके माता पिता वो भी स्टडी के प्रति ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, या फिर उसको स्कूल में भी ध्यान नहीं देते, और वो बच्चा खुद भी नहीं देता, तो उसकी स्टडी भी अच्छी नहीं होगी, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं बनेगी। जिसको रिच इन्वायरमेंट मिला है, जिसको अच्छा मिला है, जिसके हर कोई ध्यान देता है, खुद भी वो ध्यान देते हैं, टीचर भी ध्यान देते हैं, उसको अच्छा इन्वायरमेंट भी मिला, और उसको उसकी हेरिडिटी के हिसाब से भी अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा ही बनेगा। लेकिन हेरिडिटी के हिसाब से भी पुअर हैं और उसको वातावरण भी अच्छा नहीं मिल रहा, उसकी केयर करने वाले भी नहीं हैं, तो उसको पर्सनैलिटी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये पर्सनैलिटी टॉपिक आपको साइकोलॉजी के हिसाब से भी पढ़ना चाहिए, और साइकोलॉजी के अलावा आपको एडजस्टमेंट करने के लिए भी हर चीज़ को समझना चाहिए। साइकोलॉजी एक टीचिंग के लिए नहीं, साइकोलॉजी हमारे व्यवहार को चेंज करने के लिए, हमारे एडजस्टमेंट के लिए, हम किस प्रकार से एक दूसरे से आशा करनी चाहिए इसके हिसाब से भी आपको पढ़ना चाहिए या फिर समझना चाहिए। पढ़ना तो अलग बात होती है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना, हर चीज़ को चाहे अंडरस्टैंड कम हो लेकिन एक एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करते जाइए। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और आप खुद को स्टेबल भी बना सकेंगे। तो आपको एडजस्टमेंट, इन्वायरमेंट और व्यक्तित्व इन सभी के लिए साइकोलॉजी बहुत बेनिफिशियल रहती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी हर इंसान एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ता है, ना कि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, लेकिन अपने आप को भी अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, और समाज में एडजस्टमेंट या अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ना चाहिए। जब आपकी साइकोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तब आप हर टीचिंग एग्ज़ाम को करेक्ट कर पाएंगे, और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने की पूरी पूरी आशंका है। क्योंकि आप चाहे कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो वो कोई काम का नहीं है। तो हर चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।